अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं नवीन जान। दिन भर की अहम खबरें आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मरदमशुमारी के हवाले से एक बयान आया है। चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कि 15 मार्च तक मरदमशुमारी मुल्क भर में कराई जाए और अगर नहीं कराना है तो वजीर आजम खुद अदालत आए और इसकी वजाहत पेश करें। इसके अलावा आज वजीर आजम से मुलाकात कर ली है सरताज अजीज साहब ने और वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए अमृतसर भी जा रहे हैं। ताज़ा ताज़ा ट्वीट्स भी हम शामिल करेंगे। को नवाज गो के ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं, निसार गो के ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। इस पर हम तबसरे के लिए बात करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। और डॉक्टर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक बयान आया है बहुत सख्त है, मरदमशुमारी नहीं करा रही हुकूमत। देखें, बुनियादी इशू पे आते हैं और फिर उसके बाद ये मरदमशुमारी भी बहुत बुनियादी मामला है। एक मामला हल नहीं हो रहा और वो मामला है मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के दरमियान मामलात का। सही। या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मैं नहीं कहूंगा इस्टेब्लिशमेंट में फौज नहीं होती, ये ध्यान रखें। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब एक बहुत वसी तर, उसमें बिजनेस ग्रुप्स भी होते हैं, उसमें मीडिया हाउसेज भी होते हैं, उसमें बैंक्स भी होते हैं, उसमें डिप्लोमेट्स भी होते हैं, उसमें फौज भी हो सकती है। तो वो एक बहुत बड़ा एक वाइड टर्म है इस्टेब्लिशमेंट। कई साबिक वज़रा होते हैं, मौजूदा वज़रा नहीं होते। अगर हम पूछे शरीफुद्दीन पीरजादा साहब एक इस्टेब्लिशमेंट है तो भी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन अगर हम उसे पूछेंगे परवेज रशीद साहब वजीर कानून रहे तो वो इस्टेब्लिशमेंट होगा नहीं। तो इस्टेब्लिशमेंट एक अलग मेरे ख्याल से सब्जेक्ट एक बाद में डिस्कस करूंगा कि उसमें फौज भी बहुत एक वसी तनाजुर में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, जमहूरियत नहीं, और बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से मुराद मियां नवाज शरीफ साहब फर्ज वाहिद, उसमें शहबाज शरीफ साहब को भी हटा दें, उसमें बाकी अक्सरियत उनके वज़रा की हटा दें, सवाए वो लोग जो मियां साहब को एक बिल्कुल अंधे कुएं की तरफ लेके जा रहे हैं, बंद गली में लेके जा रहे हैं। फवाद हसन फवाद, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उस्ताद मोहतरम इरफान सिद्दीकी, जिनका कुछ नहीं जाने का, जिन्होंने भागना है, इधर जाना है उधर जाना है, किसी ने कॉलम लिखना शुरू कर देने, किसी ने जाके पता नहीं सिविल सर्विस, ये ऐसी ये फजूल तबका। लेकिन ये मियां नवाज शरीफ साहब की सोच को एक खास जगह पे ले जा रहे हैं। कुछ मियां साहब की सोच पहले से थी, कुछ अब आ गई, और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को या फौज के साथ उनके मामला ठीक नहीं है, नहीं होंगे और नहीं हो सकते। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स बिल्कुल ये कुछ भी कर ले मियां साहब। मियां साहब के सामने आज भी जो तारीख लगी होगी कैलेंडर में, वो 12 अक्टूबर 1999 है या उससे भी शायद पहले। मैं नहीं जानता कौन सा मरहला था कि मियां नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक साहब, गुलाम जिलानी साहब, बाकी सारे लोग, वो कौन सा लम्हा था जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये समझा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेनी है मैंने, और मैंने लड़ना है और इनको खत्म करना है और जबरदस्त करना है। वो कौन सा उस मरहले से मियां साहब, वो कौन सा नुक्ता था, वो कौन सी कब हुआ ये तारीख में मैं नहीं जानता, क्योंकि ये 12 अक्टूबर से पहले भी था। लेकिन ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या हुआ? क्योंकि मियां साहब तो मुस्तकिल इक़्तिदार में रहे हैं। मियां साहब का भी प्रॉब्लम्स नहीं है मियां साहब पे। जलावतनी के दौरान भी मियां साहब देखे ना, ये मिले जो स्टील मिले और ये सारा खेल जलावतनी में हुआ है ना, 2004 2005 ये क्या था। तो मियां साहब को प्रॉब्लम नहीं रही, उसके बावजूद मियां साहब का कोई इशू ऐसा है जरूर। अच्छा, अब इस वक्त मसला ये है कि ये बात मैं 3 महीने से कह रहा हूं। आज हामिद मीर साहब के कॉलम आया अखबार में, ठीक है। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि उसमें, हामिद मीर एक बड़े वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, और वो ये कह रहे हैं कि राही शरीफ साहब तौसी चाहते थे, नहीं चाहते थे। किसी वजीर ने उनसे कहा कि आप कहो तौसी होनी चाहिए वरना माशाल्लाह लग जाएगा। अच्छा। तौसी तो नहीं हुई, फिर माशाल्लाह भी नहीं लगा, खुदा जाने क्या हुआ। मैं हामिद मीर साहब से मिलूंगा तो मैं हामिद मीर साहब से पूछूंगा, हामिद मीर साहब जो है वो, मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगा, वो बस वो कुछ कह देते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, फिर वो हट जाते हैं पीछे। एक बड़ा नाम है, मैं उस पर क्या, उनसे दोस्त भी हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन उनका कॉलम आज पढ़ने लायक है जंग अखबार में। वो कह रहे हैं कि तौसी चाहते थे राही शरीफ साहब, और हुकूमत कहती थी तौसी नहीं मिली तो माशाल्लाह लग जाएगा, 3 साल 1 साल। फिर जरदारी साहब ने वापसी का ऐलान कर दिया मुल्क में,
तो राइस शरीफ साहब को यकीन हो गया कि मुझे तौसीह नहीं मिलेगी। जरदारी साहब के ऐलान पे, जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया मैं वापस आ रहा हूं, तो राइस शरीफ साहब को पता चल गया कि मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए मामला ठुस हो गया। जावेद चौधरी साहब ने कल कॉलम में लिखा था, उसमें वो कह रहे थे कि जमहूरियत चली जाती अगर एक बड़ी बिजनेस शख्सियत जो है वो इस्लामाबाद में आके 8 करोड़ रुपया ना अदा कर देती किसी को, तो करोड़ रुपए की जमहूरियत है पाकिस्तान में। मतलब मैं इस वक्त पीछे जो भी ये मामलात हैं, ये मुझसे बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, ये बड़े वेल इन्फॉर्म लोग भी हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन हैविंग सेड दैट, जावेद चौधरी साहब आज एक कॉलम लिखा है, उसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा। वो कह रहे हैं आई एम द बॉस। ये वो बात है जो बात मैं कहना, मेरा ख्याल था कि मैं इसको ना कहूं, लेकिन चूंकि जावेद चौधरी साहब ने लिख दिया तो इसलिए अब मैं इसको यहां पे दिखा रहा हूं। वो मैं अगर कह देता ना पहले बात तो मुझे गालियां पड़नी शुरू हो जाती, तो मैं जावेद चौधरी साहब को अब शेयर करता हूं कि जावेद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। वो कॉलम का टाइटल आई एम द बॉस। फिर वो लिखते हैं कि एक साहब के साथ उनकी बात हुई, जावेद चौधरी साहब एक बता रहे हैं किसी से उनकी बात हुई, तो वो साहब कहने लगे जावेद चौधरी साहब को कि 26 नवंबर की मिसाल लो, वजीर आजम ने उस दिन नए आर्मी चीफ कमर बाजवा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद हियात को पहली मुलाकात के लिए बुलाया। वजीर आजम से पहले फौज के आला हुकाम को अपने साथ सोफे पर बिठाते थे, लेकिन उस दिन वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे और दोनों जर्नलों को बारी बारी उन्होंने वो सबको याद है, वो तस्वीर अभी की तो बात है, वो कह रहे हैं कि दोनों जर्नलों को बारी बारी मेज की दूसरी जानिब अपने सामने बिठाया। ये वजीर आजम की तरफ से फौज को पैगाम था कि आई एम द बॉस, मैं ही फाइनल अथॉरिटी हूं। वजीर आजम के स्टाफ ने मीडिया को ये फुटेज और तस्वीर भी जारी की। फौजी हल्कों ने इस पैगाम पर बुरा मनाया और ये हल्के इस रवैये को सिविल और मिलिट्री के दरमियान इख्तलाफात की नई ईंट करार दे रहे हैं। वजीर आजम को यह नहीं करना चाहिए था। मुझे खतरा है कि वजीर आजम आने वाले दिनों में ये रवैये दोहराएंगे, ये आर्मी चीफ को कोल्ड शोल्डर देंगे और ये कोल्ड शोल्डर हालात को चंद माह में वहां ले जाएंगे वगैरह वगैरह। फिर आके सारी बात जहां ट्वीट अच्छा, अब वो तस्वीर सबके ज़हनों में है जो वजीर आजम साहब मिल रहे हैं जी। अच्छा, ये तस्वीर मैंने उस दिन, मैं काफी दिनों से बॉडी लैंग्वेज और ये सारे अब जावेद चौधरी साहब ने कह दिया, जावेद चौधरी साहब ने लिख दिया, तो चले अब मेरे ऊपर से वो क्या कहते हैं चीजें बहुत सारी आगे शेयर हो जाएंगी, सिर्फ मुझे नहीं पड़ेंगी, अब गालियां और भी लोगों ने अब ये। अच्छा, वजीर आजम साहब, ये मेज खाली है, इस मेज पे क्या है अल्लाह जानता है, कुछ भी नहीं है, और वजीर आजम साहब बैठे हैं और सामने आर्मी चीफ हमारे बैठे हैं। अच्छा, इससे पहले जो मुलाकातें होती थी अगर आपको याद हो तो आर्मी चीफ साथ बैठते थे, यानी वो एक, अगर तस्वीर हम याद करें, क्योंकि ये खास तौर पे ये ऐसे होता था, इस तरह अरेंजमेंट ऐसे किया जाता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और ये ऐसे चलता रहा आराम से, ऐसे ही होता रहा। उस दिन जावेद चौधरी साहब कह रहे, मैं नहीं कह रहा, जावेद चौधरी साहब का ये कॉलम है कि उस दिन ये ऐसे किया गया। इरफान सिद्दीकी साहब अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जिस जगह बिठाया गया आर्मी चीफ को, कुछ देर पहले मैं भी वहां बैठा हुआ था, ये इरफान सिद्दीकी साहब परसों टीवी पे कह के गए हैं। अच्छा, अब बात यह है कि वजीर आजम साहब इस वक्त जहां ले जा चुके हैं पूरे मुल्क को और इस्टेब्लिशमेंट को, मुझे आप ये बताएं, मैं आपको वो क्लिप अगर आप इजाजत दें तो मैं दोबारा चला दूं, वो क्लिप अगर आप सुन लेना, मैं उस वक्त मैं वहां मौजूद था। मियां साहब, जो मैं बात कहता हूं ना, मियां साहब आज भी वही सोच रहे हैं। मियां साहब जो उस दिन सोच रहे थे, मियां साहब आज भी वही सोच रहे हैं, मियां साहब 10 साल पहले भी वही सोच रहे होंगे। मियां साहब के ज़हन से वो बात नहीं, वो क्लिप अगर प्ले हो जाए ना 2 मिनट का, तो फिर मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं, क्योंकि बात आपको बताऊंगा कि न्यूज लीक्स पे जो बात हो रही है ना, कि न्यूज लीक्स पे मट्टी पाओ, वो एक क्लिप है जो इंटरव्यू का, वो मैं चाह रहा था, वो जो है ना मट्टी पाओ न्यूज लीक्स पे, वो क्यों है डॉक्टर साहब? न्यूज लीक्स के ऊपर ये डिसाइड हो गया था कि कुछ गिरफ्तारियां होने जा रही थी उस दिन रात को। अच्छा, कुछ गिरफ्तारियां होने, जब गोहेड हो गया था गिरफ्तारियां, क्यों नहीं हुआ, कहां रुक गया? देखिए ना, वो कमीशन बन गया, अब तारिक फातमी साहब को बुला रहा है, वो कमीशन क्या रिपोर्ट लाएगा? मट्टी पाओ, मतलब कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, तो वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज आई थी वो क्या थी? ठीक है, सही, मतलब वो
कमीशन को कुछ नहीं मिला तो वो क्या था, फिर परवेज क्यों फारिग हो गए? चौधरी साहब आज आके नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग कॉल कर रहे हैं और साथी बिलावल कह रहे हैं गो निसार गो, गो निसार गो, गो नवाज गो से गो निसार गो हो गया। उधर से वजीर आजम कह रहे हैं अभी शेर अली गो कि इनके खिलाफ बात नहीं करो। ये मामलात ऐसे नहीं रियासत चलती। सरताज अजीज साहब जा रहे हैं, वजीर आजम का पॉइंट ऑफ व्यू लेके उनको जाना चाहिए। क्या अस्करी इदारों की इनपुट है इंडिया के साथ? अगर गोलाबारी वहां से शुरू हो जाए, मामला खराब हो जाए, वो तो एक पेज पे है ना। उनके यहाँ तो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं और उनकी स्टैब्लिशमेंट एक पेज पे। क्या आपके यहाँ है? होनी चाहिए, मैं ही कह रहा हूं कि होनी चाहिए, लेकिन मैं साथ ये भी बता रहा हूं कि नहीं है और हो नहीं सकती। अच्छा, वो क्लिप अगर प्ले कर दें तो मैं थोड़ी सी बात आगे बताऊं। ये जो है ना, जो मैं बार बार कहता हूं कि वो याददाश्त ताजा करने की दवाई खाने के साथ साथ कुछ बातें बार बार सुनने, तो नहीं जरा प्ले करें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक इंटरव्यू मियां नवाज शरीफ साहब का। जी, आपकी आखिरी बात जब उनसे हुई, दूसरे मुखातिब से किया, उन्होंने मुझे फोन किया था, मुझे अब याद नहीं कि कैसे मुखातिब किया, लेकिन आपको मियां साहब ही कहा था। लेकिन ऐसा भी होता है, देखा है मैंने कि जब वज़ीर आज़म कभी GHQ में जाए तो ये गालिबन टोपी भी इसलिए नहीं पहनते, अपनी कैप इसलिए नहीं पहनते कि वज़ीर आज़म को सलूट ना करना पड़े। आप शायद ये इसकी माजी में मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं कि वज़ीर आज़म इन चीज़ों को नोट करते हैं। ये नोट किया जाता है ये मामला, लेकिन ये बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि आज तक फौज के जर्नलों ने, ये जो खास तौर पे वो टोला जिसने माशाल्लाह लगाया है, उन्होंने आज तक एहतराम सीखा नहीं है इनका। वज़ीर आज़म का सही दिल से एहतराम नहीं किया। सियासत अब कहां खड़ी? फैसला ये करे कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है, पाकिस्तान को डगर पे डालना कैसे है, पाकिस्तान को अपनी मंजिल की जानिब कैसे रवा दवा करना है, और फिर फौजी हुक्मरानों को ये सबक सिखाए। आपका काम अपनी बैरक्स में रहने का है, आपका काम पाकिस्तान का दिफा है। कौन सिखाए सबक? आपका काम पाकिस्तान का दिफा है, आपका काम आइन को तोड़ना, पार्लियामेंट को तोड़ना नहीं। सियासतदान कौन सिखाएगा? आप MLA? सियासतदान, मैं बात कर रहा हूँ सियासी पार्टी, सियासतदान, और फिर कौम की सपोर्ट के साथ। आप मुझे बताएं, 16 करोड़ अवाम ने इस असेंबली को चुना है, जो इस वक्त मौजूदा असेंबली पाकिस्तान की जो है, जिसको कौमी असेंबली कहते हैं, कौन सा जनाब इसके पास मैंडेट है जिसका कि आज वो पूरा कर सकते हैं? इस असेंबली को घर भेजने का फैसला 3 जर्नैल कर सकते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। बावर्दी जर्नैल पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम के मैंडेट को ऐसे अपने पांव तले रोन सकते हैं। क्या ये सिस्टम लेके पाकिस्तान में चलना? क्या इस पे मैं सौदेबाजी करूं? नहीं, आप मुझे बताइए कि एक वजीर आजम, आज जो वजीर आजम है उसकी क्लर्क से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है, बल्कि क्लर्क भी जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजीर आजम को तो एक लाइन लिखने का इख्तियार नहीं है। आप जाएंगे से मिल रहे हैं, वारुल लगारी से मिल रहे हैं, से वो मिलती वजीर साहब के खिलाफ मैं कभी किसी से नहीं मिला। मैंने कभी जनाब सुने, आप देखिए, ये फौज का बदनसीबी है कि फौज की जो लीडरशिप है ना, उसका ये किरदार रहा है पाकिस्तान में, ये ISI का किरदार रहा है पाकिस्तान में कि वो खुद दाना डालते हैं, बुलवाते हैं सियासतदानों को और उनको जो है वो नए नए सबक सिखाते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की, और इसलिए तो पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सका, इसलिए तो मुल्क टूट गया। पहले 25 सालों में पाकिस्तान टूट गया। आप डॉक्टर साहब, आप माजी को देखिए आप, अगर, और फिर मैं आपको ये बताऊं कि अगर वहां पे मुजीब रहमान साहब का मैंडेट तस्लीम कर लेती उस वक्त फौजी लीडरशिप, तो क्या पाकिस्तान टूटता? पाकिस्तान तोड़ने वाले कौन है? और फिर कितनी पाकिस्तान को बदनामी हुई जब वहां पे मशरक़ी। आप पहले भुट्टो साहब के ऊपर डालते थे, आप फौज पे डाल रहे हैं। देखिए ना, ये भी तो सियासत आप डालते रहे हैं अपने जलसों में कि भुट्टो ने मुल्क तोड़ा। आप मियां साहब आप कहते रहे, आप फौज को। डॉक्टर साहब, अच्छा चलिए उस मौजूद पर निकलते हैं। सबसे ज्यादा अफसोस आपको किसके जाने का? मियां साहब, आपको एक जाती सवाल, सबसे किस साथी के छोड़ने का ज्यादा? वही तबका है, ये उतना ही जिम्मेदार है जितना कि फौजी आमर जिम्मेदार है पाकिस्तान की तबाही। जी डॉक्टर साहब, ये इंटरव्यू देखिए, बात यह है कि यहां से मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर सूरत आगे निकलना होगा। ठीक है, बाहर सूरत आगे निकलना होगा। मैं नहीं जानता कि इस वक्त जो कुछ बातें हो रही हैं
देखें ना पूरा सोशल मीडिया एक्टिव है, उनका मीडिया सेल लगा हुआ है, गालियां ये सारा, राही शरीफ साहब चले गए। अच्छा, मैंने 4 महीने पहले बात की थी कि जाने वाले को इज्जत से जाने नहीं देना, आने वाले को आराम से आने नहीं देना। बराबर ये और मैं कब से कह रहा हूं, कोई वजह मैं कह रहा हूं, कोई वजह है तो मैं कह रहा हूं। क्या बहुत से हमारे साथी हैं, उनके पास खबरें हैं, मेरे पास कोई खबर नहीं होगी, मेरे पास भी 2-4 खबरें होती हैं। जब मैं कह रहा हूं कि, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मियां सब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मैं ही कह रहा हूं कि इशू है, मैं ही कह रहा हूं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। मैं पहले कह देता हूं, बाकी सब कह रहे होते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। जब राही साहब शरीफ चले गए, अब सब मेरे बड़े मोहतरम साफी दोस्तों को याद आ रहा है कि ये होना था, ये होना था, ये होना। मैं उनकी मौजूदगी में कह रहा था, जब राही शरीफ मौजूद थे तो मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब और उनका मसला खराब है, और उससे सारे के सारे मिलकर गालियां दे रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं तो कहते रहते हैं। अब वो चले गए तो इन सब के पेड़ जो है ना, अचानक पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए, तो उठ गई वो मम्मीज निकल आई कब्र से। बात यह है कि मैं पहले कहता हूं, जो आज वाकया पेश आया, आप आज उसको कह दें तो वो खबर है, उसके बाद वो किस्सा कहानी वाकया होता है जो आप बयान करते हैं। आज की बात आज बयान करें। आज की बात यह है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नहीं है। जुबैर रियाज साहब जो है वो चेयरमैन ज्वाइंट हो गए, वो ओहदा खाली है। अशफाक नदीम उसको पूर्ण होना चाहिए, वो ओहदा खाली नहीं रह सकता। वो एक फंक्शनल, एक ऐसी जगह होती है जो बिल्कुल एक, यानी आप समझ लीजिए नंबर 2 है फौज की, नंबर 2 है फौज में, आर्मी चीफ के बाद वो जगह बड़ी, या नंबर 3 है, जैसे भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। अच्छा, अब मामला ये है कि 2 जो सुपरसीड हो गए जनरल्स, ठीक है, उन्होंने रिजाइन नहीं किया अभी तक। जनरल अशफाक नदीम साहब ने और जनरल रमदे साहब ने, जावेद रमदे साहब ने, उन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं किया सुपरसीड होने के बावजूद। और अगर वो रिजाइन नहीं करते तो वो 17 अगस्त या अगस्त की कोई और तारीख 2017 तक, अगस्त 2017 की, यानी अगले साल के अगस्त तक वो लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे मौजूद रहेंगे। कोर कमांडर होंगे या कहीं और जाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन वो मौजूद रहेंगे। जो बड़े अनयूजुअल बात यह है कि मियां नवाज शरीफ यानी मियां वजीर आजम साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए। ये जरदारी साहब ने, अच्छा जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, वो मैं आप ब्रेक पे टाइम हो रहा है सिर्फ, वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन इसलिए दी थी कि साहब को नहीं देता तो नीचे पीछे आने वाले मार्शाल्लाह लगा देते। यानी पीछे आने वालों को जरा अब लिस्ट में निकालूं तो मैं सोचूं कि उसमें से कौन से लोग मुशर्रफ की तरह मार्शाल्लाह, ये मुझे नहीं, मैं समझने से कासिर हूं कि हमारे सिविलियंस ये क्यों इस वक्त कर रहे हैं कि हालात बुराई की तरफ जाएं। और मुस्तकिल मैं कह रहा हूं, और अब ये मजीद अब जो चीजें आना शुरू हो गई अखबारों में हर तरफ, वो चीजों को बुराई की तरफ लेके जाएंगे। ब्रेक लें, मैं उसके बाद बात ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद सियासी खबरों पे आपसे तबसरा लेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। कौन सहेगा इन 4 का वार, गुफ्तगू बेमिसाल, ख्यालात बाकमाल, इनसे उलझना नामुमकिन। पाकिस्तान में पहली बार इनकी खबरें, इनका शो, ये लाएंगी सामने असल हीरोज को और सुनेंगी फरियाद, करेंगी हेल्पलाइन का आवाज, सुपर अंदाज, सुपर स्टाइल। न्यूज अलर्ट विद सुपर वुमेन, रोजाना शाम 4 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। अब 3 मिनट में तमाम खबरें बर वक्त आप तक, 15 बड़ी खबरें एक साथ, 3 में 15, पाकिस्तान का नंबर 1 बुलेटिन। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में होने वाली रायशुमारी में शुमाली कोरिया की कोयले की बरामदात पर कदगन लगाने का इरादा किया गया है। शुमाली कोरिया 60% ज़र मुबादला कोयले की बरामद से हासिल करता है और कोयले की बरामद से सालाना $70 करोड़ आमदन होती है। इन पाबंदियों के बाद शुमाली कोरिया को माली मसाइल का सामना हो सकता है। इसके अलावा तांबे, चांदी और जिंक की बरामद पर भी पाबंदी आयद की जाएगी, जिनसे शुमाली कोरिया सालाना $10 करोड़ हासिल करता है। लगारी के तजुर्बे का निचोड़,
आमिर का दो टोक नुक्ता नजर, नबील का दिलचस्प अंदाज, मारिया की सच्ची खरी बात। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब, चौधरी निसार साहब वतन लौटे हैं सेहतयाब होके, तो एकदम से ये बिलावल के ट्वीट्स आना शुरू हो गए। गोनी साहब वो भी कह रहे हैं और बिलावल ये भी कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो फेल हो गया। ठीक इस पे है, भी सवाल उठा रहे हैं। आर्मी चीफ ने कल कहा कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिलावल जो है वो कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान, मतलब मैंने कहा ना, वो बिलावल को अगर खुद सियासत करने की इजाजत दी जाए तो बिलावल बहुत अच्छी सियासत कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बिलावल जहां आगे जाते हैं, 2 कदम आगे जाते हैं, फिर वो 3 कदम पीछे खींच लिया जाता है। बिलावल को उससे निकलना होगा अगर वो निकल पाए। ठीक है, और ना किसी के पास वक्त है दुनिया में, रियासतें आगे बढ़ रही हैं, मामलात पेचीदा हो रहे हैं। मैं समझते हैं लोग, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका में नई स्टैब्लिशमेंट, यूरोप, इंडिया, चाइना और बहुत खड़े हैं, बजाय इसके कि आप इधर ही ये बल्दी सखावत और इख्तियारात और इस चोरी चकारी, इसी से मुल्क नहीं निकल पा रहा। बात सर ये है कि इंडिया जा रहे हैं सरताज अजीज साहब जी। इंडिया में तो गालियां पड़ रही हैं, वो तो गालियां दे रहे हैं, वो प्रॉपर गालियां, वो बैशिंग की तैयारी है। वहां ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या बुलाना चाहिए सरताज अजीज को या नहीं बुलाना चाहिए, हम क्यों बुला रहे हैं, ये टोन है वहां पे। हमारे यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब उनको भेज रहे हैं, जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब को इख्तियार है मुकम्मल, वो वजीर आजम में इलेक्टेड, लेकिन सवाल ये है कि अगर वहां जाकर सरताज अजीज साहब को गालियां पड़ती हैं तो वो गालियां किसके, क्या बात क्या होगी कि पाकिस्तान के जो सफीर आए थे या मुशीर आए थे, जो भी आए थे, उनके साथ ये हुआ। खबरें तो ये लगेंगी, जवाब कौन देगा? उनका बंदा आया था यहाँ पे, जरा सी बात चौधरी निसार ने की थी, वोट के चला गया था, देखा था, छोड़ के वो निकल गया था। क्या सरताज अजीज करेंगे? किसी ना किसी को बात करनी है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना जिद पे हैं, एक जिद मोड होता है ना कि बात नहीं सुननी। मुझे आप ये बताएं कि अब कौमी सलामती का इजलास कैसे होगा? डॉन लीग्स हल नहीं होती, या यानी 2 ही चीजें होंगी ना, या तो ये कि मट्टी पाव क्या होगी, मट्टी पाव तो हो ही नहीं सकता ना, क्या मट्टी पाव? जब तय हो गया था कि पकड़ना है तो फिर क्या हुआ, कौन आया बाहर से, छोड़ दें उस चीज को। आप मुझे ये बताएं कि उसके ऊपर या तो एक खामोशी इख्तियार कर लीजिए, खामोशी इख्तियार तो नहीं होगी। अच्छा, फौज कर भी दे खामोशी इख्तियार, इस तरफ से खामोशी नहीं होगी, ये बोलते रहेंगे देखें हमारे वो देखें क्या किया था, वो क्या कॉलम छपेगा, ये हो गया था, फलां हो गया था। ये यहां से चूंकि छेड़खानी रहेगी, इसलिए उसकी वजह से वो एक हद तक खामोश, और वहां ज्यादा, जो मैंने कल भी बात की थी कि इस दफा वहां पर जो है वो शदीद, यानी वो तंग आ चुकी है एस्टेब्लिशमेंट, या लोग जो बात कर रहे हैं कि ये क्यों, ये हम मौका दे रहे हैं, बार बार मौका दे रहे हैं, और आगे ये क्यों इस बात पे तुल गए हैं, जो मैंने बात की थी पहले भी, कि अगर मुल्क में खुदा ना खास्ता जमहूरियत लपेट दी गई तो उसका जिम्मेदार फौज नहीं होगी, मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। वो चाह भी गालिबन ये रहे हैं। ये देखें, ये पनामा क्या है, पनामा का जो मसला है, आपको पता है ये बारे सबूत क्या चीज है? ये बारे सबूत क्या है? बारे सबूत कहने, बारे सबूत आम लोगों तो बारे सबूत क्या है? एक गाड़ी जा रही है सड़क पे, पुलिस रोक ले, गाड़ी की तलाशी लें, गाड़ी की डिग्गी में से निकले 10 करोड़ रुपया, असलहा, चर्स, हेरोइन की बरामद हो जाए, ठीक है। पुलिस वाले पूछे ड्राइवर से कि ये बताओ ये कहां से आया, ऐसे ही होता है ना, ये नहीं बारे, इसको कहने बारे सबूत किस पे होता है? जिसके पास से माल बरामद हो उससे पूछती है ना पुलिस। अब वो ड्राइवर कहे कि 1 मिनट, ये तो मेरे बच्चे का है, बच्चा कहे कि नहीं ये तो मेरे इसका है, वो कहे वो उसका है, वो उसका है, वो कहे कि नहीं ये तो पड़ोसी ने दिया था, वो कहे हमें सहेली ने दिया था, वो कहे उसने दिया था, कि आंटी ने, चचा ने, मामा ने, ताया ने। आखिर पुलिस वाला कहे 1 मिनट ठहरो, तुम सबके बयानात तो अलग अलग हैं भाई, ये सामान बरामद हो गया, पड़ा हुआ है, ये बताओ कि ये कहां से आया है? बारे सबूत किस में जाता है? देखिए ना, जिसके मसरूका सामान जो पकड़ा गया है वो बताएगा ना मेरे पास सामान कहां से आया है। अच्छा, जब ये मामला गड़बड़ हो गया सारा, तो उन्होंने कहा नहीं 1 मिनट ठहरे, ये हमारा था ही नहीं, वो तो सामने कतरी टैक्सी नहीं जा रही, वो टैक्सी वाला दूसरा, वो टैक्सी वाला, उस टैक्सी वाले ने में दिया है, और देखने वो टैक्सी वाले का खत है। उसने कहा अच्छा,
टैक्सी वाले को पकड़ा, भाई तुमने दिया था इनको असला, इस चर्च इनकी। उन्होंने कहा हाँ वो मेरे फुप्पा के, मामू के, ताया के बच्चे की खाला ने वो जो सब्जी थी ना, बहुत बड़ी दुकान थी एक सब्जी की, और बड़ा उसमें रश होता था, ये होता था वो था, उसको बेचा था और उससे ये असला खरीद के इनको दे दिया था हमने गिफ्ट। अब तहकीकात होती है तो पता चलता है वहां सब्जी का ठेला ही नहीं था। यानी अब यहां ये हुकूमत कह रही है नहीं, आप ये बताएं कि ये तय करें कि वो जो असलहा है वो बच्चों का है या भाई बारे सबूत, यानी सबूत तो आपने देना है ना कि आपकी गाड़ी में से सामान बराबर रखा हुआ है, सामान वो कहां से है, वो किसने, पुलिस ये पूछ रही है ना ड्राइवर से, गाड़ी में और सब झूठ बोल रहे हैं, सबने अलग अलग बयान भी दे दिए। तो या तो सारे के सारे एक ही होते हैं ना, वो कहते हैं जी ये हमें जमीन खोदी थी उसमें से निकला था, खत्म हो जाती बात, और सबने जो झूठ बोल लिया पुलिस वाले ने पकड़ लिया। ये यहां पे अटका हुआ पनामा। अच्छा सुने, और वो मुतमईन नहीं। अच्छा एक बात आगे जाने से पहले, ये अब क्या होने लगा है कि 30 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं और ये मेरे न्यूयॉर्क में फ्लैट्स थे, साबित तो नहीं हुआ। कौन सा साबित हुआ? मैं तो बैठा हूं क्रिकेट बोर्ड में, मेरी तो आदत है, मुझे गालियां दे, जूते मारे लोग, मुझे तो मैं तो हूं ऐसे ही। यानी ये दलील ये है कि साबित नहीं हुआ। मैंने तो कत्ल किया था, हाँ किया था, साबित तो नहीं हो सका। कत्ल मैंने किया था, ठीक है किया होगा, अदालत में कैसे साबित होगा? यानी अगर आपकी ये लॉजिक हो कि चोर तो हूं मैं, डाकू तो हूं बहुत बड़ा, अदालत में तो नहीं साबित कर सकते आप। अगर आपकी ये लॉजिक हो, अगर आप इसके ऊपर हुकूमत करें, हुक्मरानी करें आगे, और आप चाहें कि पूरी की पूरी दुनिया, पूरा ये जो आलम है, आलम इस्लाम है, ये आपके बिल्कुल मातहत हो जाएं सारे, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चल। अब ये मामलात को जहां लेके जाए, सबसे पहले मेरा ख्याल है अगर कोई मियां साहब को समझा सकता है, ना उनके भाई समझा सकते हैं, दरबारी उनको गिराने के चक्करों में, ठीक है, वो उन्होंने आगे जाके अगले दरबार में बैठना है उन्होंने, और फिर ये कहना है कि देखें दरबार टूट के आ गए तो देखें हम कितने जबरदस्त हो गए, मियां साहब के दरबारी आ गए हमारे साथ। अगले सेटअप में ऐसे ही होते हैं, अमूमन ऐसे ही होता है ना, अगले सेटअप में कहते हैं पिछले दरबारी टूट के आ गए, वो जी आ गए, देखो ना हमारे साथ आ गए, गुड्डी गुड्डी हो गया सारा, वो फिर गाड़ी चल पड़ी उनकी। इस तरह से रियासत नहीं चल रही। रियासत जो एक रियासत है ना, वो रियासत आगे नहीं चल पा रही। मर्दमशुमारी, अब मर्दमशुमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, यानी आपको पता ही नहीं होगा वो लोग कितने, मैं कहूंगा 50 करोड़ है, वो क्योंकि 30 करोड़ है, क्योंकि 32 करोड़ है, क्योंकि ना मर्दमशुमारी हो रही है। मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन नहीं हो सकता। जो मैं अपनी चीफ के रिमार्क्स पढ़े आप जी, बहुत सख्त रिमार्क्स थे उनके। रिमार्क्स क्या जुमला था, सियासी जमातें स्टेटस को चाहती हैं। मुझे यकीन है वो टीवी प्रोग्राम नहीं देखते वो कह रहे हैं सियासी जमातें स्टेटस को नहीं, स्टेटस को तोड़ना नहीं चाहती। चीफ जस्टिस साहब की रिमार्क्स हैं। और मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन जो है वो एक फ्रॉड होंगे या बेकार होंगे, इस तरह की बात। मुझे यकीन है कि वो टीवी प्रोग्राम नहीं देखते कोई। बात ये है कि ये ऐसे ही है। अगर आपको पता ही नहीं है कि यानी ये मलील खत्म हो गया है, ये यहां से कुरंगी शुरू हो गई है, ये अक्षरा खत्म हो गई है, ये फैसलाबाद का कौन सा हल्का है, यहां पे रहीम यार खान, ये इन्होंने खुद बांटे हैं, ये इन्होंने खुद बांट लिए हैं पिछले चंद सालों में कि यार यहां से एक सीट मेरी भी निकाल लो या 2 सीटें तुम अपनी निकाल लो। ऐसे जब तक 3 एहतसाब ये आपकी दोबारा से जो सीटें इन्होंने खुद निकाली हुई हैं अपनी मर्जी से, और मर्दमशुमारी आपको लोग ही नहीं पता अब क्या जाके वर्ल्ड में दुनिया के सामने क्या। और तीसरी बात एहतसाब के ये कैसे मुमकिन है कि जी चोर तो मैं था, डाकू तो मैं था, कातिल तो मैं था, साबित नहीं हुआ ना। दलील देखें आप, ये नहीं कि मैंने कत्ल नहीं किया, ये नहीं, दलील ये है कि साबित करो ना कि मैं कातिल हूं। देखिए हमें तो अदालतों ने, हमें तो थे तो क्या हुआ, अदालतें तो अगर ये दलील बन जाए किसी माशरे में, अगर ये दलील हो कि मैं कातिल हूं, मैं मानता हूं, मैं साबित नहीं करूं, साबित करके दिखा दो मैं कातिल हूं, मैंने मारा है, तो ये अगर दलील हो और हुक्मरानों की दलील हो तो मुझे बताएं कि रियासत कैसे चलेगी। आप किस तरह से खड़े होके आप ये कहेंगे कि ये 22 करोड़ लोग जो हैं ये मेरी बात सुने, मैं इनकी ये, और ये मियां नवाज शरीफ साहब का मसला नहीं है, उधर सिंध के अंदर खप पड़ी हुई है, वो सिंध छोड़ के वो पंजाब के अंदर बुनियादी इशू थर के बच्चे मर रहे हैं, वो थर के बच्चे मर रहे हैं। वो एयान अली का आज फिर मसला रौला पड़ गया, वो 2 जज जो है वो उनके इख्तलाफ पैदा हुआ फिर एयान अली पे। इश्यूज अपनी जगह मौजूद हैं,
मुझे बताएं डॉक्टर आसिम का केस क्या है, डॉक्टर आसिम का ये केस, डॉक्टर आसिम का मुकदमा क्या है, उनका जो दहशतगर्दी वाला मुकदमा है उसमें क्या है कि रेंजर्स ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को टेम्पर किया। कितना खौफनाक इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर आसिम के वकील साहब। ये खत्म हो सकता है? रेंजर्स तो रहेगी ना अपनी जगह, आप डीजी रेंजर्स को भेज दें, रेंजर्स तो रहेगी। इसको बाकी कलरदम जमातें किस तरह देखेंगी? ये बैठ के कह रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान फेल हो गया, इसलिए फेल हो गया कि आप अंदरूनी घुसने नहीं दे रहे उनको, आप पंजाब जाने नहीं दे रहे उनको, आप नेक्टा को बनने नहीं दे रहे, ठीक है ना? आप कलरदम जमातों को उनकी सरपरस्ती करते हैं बैठ के, और पब्लिक में आके आप सो कॉल्ड लिबरल बन जाते हैं। बात यह है कि जब तक आप इन मामलात को हल नहीं करेंगे और फिर उसके बाद आप, मैं चाहता हूं भारत से दोस्ती हो, मैं चाहता हूं भारत से जबरदस्त लोग हैं। भारत में इस वक्त सरकार कौन सी बैठी है? मेरा मसला इंडिया नहीं है, मेरा मसला मोदी सरकार है। ये बिल्कुल ऐसे है कि वहां पर एक तालिबान की हुकूमत बिठा दें, एक हिंदू तालिबान बिठा दें वाले जाके, देखिए ना, वो एक यानी एक कत्ल का बनाई हुई है उन्होंने अपने मुल्क को, वहां लोग बेजार हैं। अब वहां पर आप जो है वो जाके बात करें आप बिल्कुल करें, मैं चाहता हूं डायलॉग हो, मैं चाहता हूं लेकिन माहौल नहीं है। वहां के लोग चाहते हैं डायलॉग हो, इंडिया के लोग बेशुमार मेजॉरिटी इंडिया की चाहती है कि डायलॉग हो, लेकिन वहां की जब गवर्नमेंट नहीं चाह रही तो आपने पैरों में गिर के उनके जरूर मुंह काला करना है, अपना भी और मुल्क का भी करवाना है। आप मशवरा किसी जगह, अखबार पढ़ लें, मशवरा कर लें, उनके टीवी चैनल, म्यूजिक चैनल आप देखते हैं, कोई न्यूज चैनल भी देख लें किसी वक्त, वो आपको गालियां दे रहे हैं इस वक्त, आपसे मुराद मुल्क को गालियां दे रहे हैं इस वक्त। आप कह रहे हैं मुझे ट्रंप ने फोन किया, वो फोन आया था कल, तो कल रात को। अमेजिंग वर्क और बहुत सारी तारीफें की हैं, टेरिफिक गाय। वज़ीर आज़म को कहा है उन्होंने? नहीं, आप देखें ना, अब वो आप उसके बाद आपने देखा है वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, आप इंडिपेंडेंट क्या लिख रहे हैं, CNN क्या, पुराने बयान भी लिखे हैं, दुनिया क्या कह रही है उसके बाद इन्होंने जिस तरह उसको उछाला है, आप वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिपेंडेंट, CNN, फॉक्स, मैं क्या कहूं। बात यह है कि वो ट्रंप ने यानी सारा, उनके पास आए होंगे ना नाम के, आप फोन कर लें, मुझे नहीं पता क्या इन्होंने कहा कि जो, अच्छा ये जो प्रेस रिलीज जारी हो रही है जी, ये दुनिया के अखबार लिख रहे हैं। बात यह है कि ये दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं वो, और वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अमेजिंग है पाकिस्तान का, और वो कह रहे हैं कि, और यहां की जो प्रेस डिपार्टमेंट है उसने इशू किया, उसमें इंग्लिश भी गलत है, उसमें ग्रामर भी गलत है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के जो भी मसले हैं, जो भी मसले तुम्हारे, तुम्हें मोटरवे बनानी है, तुम्हें कर्जा माफ, जो भी से मतलब जो भी मसले हैं तुम्हारे, तुम्हें कितने हवाई जहाज चाहिए, तुम्हें कोई ट्रंप टावर बनवाना है रायवंड में, तुम्हें क्या करना है, तुम जो तुम्हारे मसले, कर्जा, ये वो, तुम्हें मैं मतलब कि फ्लीट दे दूं F-16 के, जो तुम्हारे मसले हैं वो मैं हल कर दूंगा नवाज शरीफ साहब, क्योंकि तुम मेरे एक आइडियल हो तुम एक जबरदस्त, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अच्छा, वो फिर उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बकौल वज़ीर आज़म हाउस के, उसके बाद जो दुनिया में तमाशा उठा है उस बात का, अब वजीर खारजा, वजीर आजम इन हालात में, और इमरान खान आगे से कह रहे हैं ट्रंप भी आ जाए तो भी नहीं बचा सकता पनामा से, यानी अब देखें ना, वो उसने कहा नवाज शरीफ मैं फोन पे हाजिर हूं, ट्रंप लेटर, हाँ नहीं तुम ट्रंप लेटर, तुम मुझे बस फोन करना, मैं हाजिर हूं नवाज शरीफ, एनी टाइम, किसी वक्त मुझे फोन करो नवाज शरीफ, मैं तुम्हारे आगे, पूरी दुनिया एक खुद तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं। उसने ये कहा होगा, ये अजीब व गरीब बात है, इसको आप आज CNN पे सारा दिन इस पे चलते रहे, सारा दिन CNN, फॉक्स, बाहर के अखबार को डिस्कस करते रहे, एक जग हंसाई हुई है। बात यह है सारी कि जब जग हंसाई होती है तो नवाज शरीफ साहब की नहीं होती, पाकिस्तान की होती है, बतौर एक रियासत होती है आपकी, और रियासत के अंदर अब मुझे बताएं कि मुझे आज किसी ने पूछा कराची से, एक कॉल आई, कहते हैं कि आप वहां पे बैठे हैं, आप गए थे कल परसों जो चेंज ऑफ कमांड की वो थी सेरेमनी, मैंने कहा मैं गया था। अब वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब बड़ा आपने जबरदस्त बताया, बड़ा हमें हौसला मिला, अल्लाह करे खैरियत से रहे, मुल्क हमारा चले, अमन अमान रहे कराची में, ये ऑपरेशन ज़रब जो है ये आगे जाए, माशी दहशतगर्दी की बात हुई, मैंने कहा जी सहूलतकारी की बात जो मैंने कल की थी सारी, और वो क्या पूछ रहे हैं अब मेरे पास, वो कह रहे हैं मुझे ये बताएं हमारे नए चीफ कराची आएंगे, मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे वो,
अच्छा, वो साथ ही अब एक सवाल कि जी वो जो कराची आएंगे, वजीरिस्तान तो वो गए हैं, वो कराची आएंगे तो उसी तरह से इजलास करेंगे जैसे राहिल शरीफ साहब ने, क्योंकि पहले जब एपेक्स कमेटी में वो बैठे थे तो एपेक्स कमेटी के अंदर से मंजूर कादर काका को मुखबरी कर दी गई थी, वो दौड़ गया था, निसार मोरक भाग गया, पकड़ के बड़ी मुश्किलों से 2-3 हफ्ते लगे, बाकी तो दौड़ गए जी। तो अंदर से इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी, अंदर से इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी, उनको भगाया जा रहा था। तो कहते हैं अब जब आएंगे तो वहां तो वजीरिस्तान में ठीक है कि उनको फाटा वगैरह के हालात बता दी, शुमाली वजीरिस्तान में, कराची में कैसे इजलास होगा? मैं चुप, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा जी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, वो डेफिनेटली आएंगे। और गवर्नर साहब तो अल्लाह ताला सेहत, हॉस्पिटल में ही अभी तक सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, अब मुझे पता ही नहीं कि, अच्छा मुझे ये समझ ही नहीं आ रही, गवर्नर साहब को भूल जाते हैं, वो हॉस्पिटल में उनकी तबीयत अल्लाह करे ठीक हो, बेहतर होती है, अगले खराब हो जाती है, वो मुस्तकिल हॉस्पिटल में ही मेरे ख्याल से। अच्छा, अल्लाह ताला ने खैरियत से, एक शरीफ आदमी है, लेकिन बस अल्लाह ताला सेहत दे, वो आए अपना, बड़े नफीस आदमी है, अल्लाह ताला बहुत सेहत दे उन्हें। और हमारे साहब भी तो आ रहे हैं 4 दिसंबर को, और 27 को भी घड़ी खुदाबख्श में बड़ा जलसा हो रहा है, जलसा हो रहा है, वो कादरी साहब आ रहे हैं, लेकिन कादरी साहब के पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात अच्छे भी रहे हैं, मोहतरमा से तो जरूर रहे हैं, जरदारी साहब से भी रहे हैं, मैं अभी मुझे नहीं पता कादरी साहब क्या इसमें ऐलान करेंगे। मैं सिर्फ, मेरी गुजारिश ये है इस जमहूरी सेटअप से कि ये अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा लें, अपने सेटअप को, जमहूरियत को। ये सियासी शहीद बन के निकलने की कोशिश ना करें, सेटअप को चलने दें। अगर खुदा ना खास्ता ये सेटअप गया, उसकी जिम्मेदारी इन पे आएगी। ये नहीं सुधर रहे, ये सुधर जाएं। ये खुद बोलते हैं, खुद चुप हो जाते हैं, उससे बुलवाते हैं, कॉलम लिखवाते हैं, टीवी पे बुलवाते हैं, ये करो, ये खत्म नहीं कर रहे। ठीक है, छोड़ दे डिस्कस करना, इस्टेब्लिशमेंट को डिस्कस करना। आपको आ गया ना नया चीफ, पुराना बोला, अब आप आराम से चलाएं सफारती पॉलिसी, और इनको कोई प्रॉपर शटअप कॉल दे। कौन दे मैं नहीं, मुझे नहीं पता, फौज से नहीं दे, कोई तो दे, इनको जाके शटअप कॉल दे कि ये बक बक झिकझिक करना बंद करो। इस आपकी वजह से तो उनको खौफ था ना। अब ये नए चीफ, अब यानी ये चुप नहीं हो रहे, मुस्तकिल अखबार में खबरें, मुस्तकिल टीवी टॉक्स, ये वो बकवास, वो मीडिया स्ट्रेटेजी लगा हुआ, उसके नतीजे में मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। और वो देखें, वो तो एक्सटेंशन चाहते थे, फलाना था, नया उसका दोस्त है, ये इस तरह की बातें कभी लीक करवा दी, फिर तरदीद हो गई, फिर ये ना करें, ये ना करें। ये रियासत के लिए अच्छा नहीं है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, और उसका मैसेज दुनिया में खराब जा रहा है। इस वक्त ये दुनिया में खराब जा रहा है कि यार किस तरह के लोग हैं, अपने आर्मी के लोग। देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहा है सिविल मिलिट्री, पाकिस्तान में कहीं माशाल्लाह नहीं लगा, गलत बात है, सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम रहा है हमेशा। उसको सुधारने का तरीका क्या है? उसको सुधारने का तरीका गवर्नेंस। आप गवर्नेंस, यानी सिंध के अंदर, यानी मुझे बताया रेंजेस ऑपरेशन ना होता, 10,000 आदमी मर गया होता उसके बाद से लेके। मतलब है कि आप काम कर नहीं रहे, चोरी चकारी से फुर्सत नहीं है, गालियां दिए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, मीडिया को कोस रहे हैं, फला। आप अपना काम करें, लेकिन चूंकि आपको लग रहा है कि आप फंसेंगे आगे जाके, तो अब आप फिर पंगा ले रहे हैं, फिर पंगा 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 पंगा। इसमें कहीं ये भी हो सकता है कि जल्द इलेक्शन अनाउंस कर दें, ये भी एक प्लानिंग हो रही है कि अचानक इलेक्शन अनाउंस कर दो, जितनी देर ये केओस रहे इलेक्शन अनाउंस कर दो, लेकिन फिर वहां सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई कि मर्दमशुमारी करो। इन्होंने खैर क्या सुप्रीम कोर्ट को करना है, ये कौन सा मानना है इन्होंने, लेकिन ये इस चक्कर में ये भी प्लान डिस्कस हो रहा है कि इस खप में इलेक्शन अनाउंस कर दो 2017 के शुरू में, कहीं दरमियान में, ताकि खप पड़ी हो और पैसा वैसा लगाओ, सारा मीडिया वीडियो में इलेक्शन हो के फिर दोबारा आ गए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, कल आपसे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो चीज इसमें लीक हो गई इस प्रोग्राम में वैसी नहीं होगी। जैसे सदर बनने का फॉर्मूला भी था इम्यूनिटी के तहत, वो भी नहीं हो सका, ये भी नहीं हो सकेगा। क्यों? इसलिए कि जबरदस्त ने आगे जाना है और इनकी वजह से जाना है। देखे ना, इनकी वजह से ही। अब मुझे बताए ना, सारे बोल पड़े ना, आखिर सारे बोल पड़े ना कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ये आज से 15 दिन पहले इनकी जबानों में क्या वो छाले पड़े हुए थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, कल हम फिर अपना प्रोग्राम इसी तबसरों से शुरू करेंगे। अपने दोस्तों के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। एक पाकिस्तानी क्या कर सकता है? एक पाकिस्तानी तन्हा करोड़ों लोगों की उम्मीद बन सकता है। दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स और मुकाबले अपने नाम कर सकता है।
छोटी सी उम्र में दोनों जलयों को बारी बारी मेज की दूसरी जानिब अपने सामने बिठाया। ये वजीर आजम की तरफ से फौज को पैगाम था कि आई एम द बॉस, मैं ही फाइनल अथॉरिटी हूं। वजीर आजम के स्टाफ ने मीडिया को ये फुटेज और तस्वीर भी जारी की। फौजी हलकों ने इस पैगाम पर बुरा मनाया और ये हलके इस रवैये को सिविल और मिलिट्री के दरमियान इख्तलाफात की नई ईंट करार दे रहे हैं। वजीर आजम को ये नहीं करना चाहिए था। मुझे खतरा है कि वजीर आजम आने वाले दिनों में ये रवैये दोहराएंगे, ये आर्मी चीफ को कोल्ड शोल्डर देंगे और ये कोल्ड शोल्डर हालात को चंद माह में वहां ले जाएंगे वगैरह वगैरह। फिर आके सारी बात जहां ट्वीट था। अच्छा, अब वो तस्वीर सबके ज़हनों में है जो वजीर आजम साहब मिल रहे हैं जी। अच्छा, ये तस्वीर मैंने उस दिन, मैं काफी दिनों से बॉडी लैंग्वेज और ये सारे डिस्कशन, अब जावेद चौधरी साहब ने कह दिया, जावेद चौधरी साहब ने लिख दिया तो चले, अब मेरे ऊपर से वो क्या कहते हैं चीजें बहुत सारी आगे शेयर हो जाएंगी, तो सिर्फ मुझे नहीं पड़ेंगी, अब गालियां और भी लोगों ने अब ये। अच्छा, वजीर आजम साहब, ये मेज खाली है, इस मेज पे क्या है अल्लाह जानता है, कुछ भी नहीं है, और वजीर आजम साहब बैठे हैं और सामने आर्मी चीफ हमारे बैठे हैं। अच्छा, इससे पहले जो मुलाकातें होती थी, अगर आपको याद हो तो आर्मी चीफ साथ बैठते थे, यानी वो एक, अगर तस्वीर हम याद करें, क्योंकि ये खास तौर पे ये ऐसे होता था, इस तरह अरेंजमेंट ऐसे किया जाता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और ये ऐसे चलता रहा आराम से, ऐसे ही होता रहा। उस दिन जावेद चौधरी साहब कह रहे, मैं नहीं कह रहा, जावेद चौधरी साहब का ये कॉलम है कि उस दिन ये ऐसे किया गया। इरफान सिद्दीकी साहब अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जिस जगह बिठाया गया आर्मी चीफ को, कुछ देर पहले मैं भी वहां बैठा हुआ था, ये इरफान सिद्दीकी साहब परसों टीवी पे कह के गए हैं। अच्छा, अब बात यह है कि वजीर आजम साहब इस वक्त जहां ले जा चुके हैं पूरे मुल्क को और इस्टेब्लिशमेंट को, मुझे आप ये बताएं, मैं आपको वो क्लिप अगर आप इजाजत दें तो मैं दोबारा चला दूं, वो क्लिप अगर आप सुन लेना, मैं उस वक्त मैं वहां मौजूद था। मियां साहब, जो मैं बात कहता हूं ना, मियां साहब आज भी वही सोच रहे हैं। अच्छा। मियां साहब जो उस दिन सोच रहे थे, मियां साहब आज भी वही सोच रहे हैं, मियां साहब 10 साल पहले भी वही सोच रहे होंगे। मियां साहब के ज़हन से वो बात नहीं, वो क्लिप अगर प्ले हो जाए ना 2 मिनट का, तो फिर मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं, क्योंकि बात आपको बताऊंगा कि न्यूज लीक्स पे ये जो बात हो रही है ना, कि न्यूज लीक्स पे मट्टी पाओ, वो एक क्लिप है जो इंटरव्यू का, वो मैं चाह रहा था, वो जो है ना मट्टी पाओ न्यूज लीक्स पे, वो क्यों है डॉक्टर साहब? न्यूज लीक्स के ऊपर ये डिसाइड हो गया था कि कुछ गिरफ्तारियां होने जा रही थी उस दिन रात को। अच्छा, कुछ गिरफ्तारियां होने, गो हेड हो गया था गिरफ्तारियां, क्यों नहीं हुआ, कहां रुक गया? देखिए ना, वो कमीशन कमीशन बन गया, अब तारिक फातमी साहब को बुला रहा है, वो कमीशन क्या रिपोर्ट लाएगा? मट्टी पाओ, मतलब कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, तो वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज आई थी वो क्या थी? ठीक है, सही, मतलब वो कमीशन को कुछ नहीं मिला, तो वो क्या था? फिर परवेज क्यों फारिग हो गए? चौधरी साहब आज आके नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग कॉल कर रहे हैं और स्वाति बिलावल कह रहे हैं गो निसार गो नवाज गो से गो निसार गो हो गया। उधर से वजीर आजम कह रहे हैं अभी शेर अली गो इनके खिलाफ बात नहीं करो। ये मामलात ऐसे नहीं रियासत चलती। सरताज अजीज साहब जा रहे हैं, वजीर आजम का पॉइंट ऑफ व्यू लेके उनको जाना चाहिए। क्या अस्करी इदारों की इनपुट है इंडिया के साथ? अगर गोलाबारी वहां से शुरू हो जाए, मामला खराब हो जाए, वो तो एक पेज पे है ना, उनके यहाँ तो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं और उनकी स्टैब्लिशमेंट एक पेज पे। क्या आपके यहाँ है? होनी चाहिए, मैं ही कह रहा हूं कि होनी चाहिए, लेकिन मैं साथ ये भी बता रहा हूं कि नहीं है और हो नहीं सकती। अच्छा, वो क्लिप अगर प्ले कर दें तो मैं थोड़ी सी बात आगे बताऊं। ये जो है ना, जो मैं बार बार कहता हूं कि वो याददाश्त ताजा करने की दवाई खाने के साथ साथ कुछ बातें बार बार सुनने, तो नहीं, जरा प्ले करें फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक इंटरव्यू मियां नवाज शरीफ साहब का। जी, आपकी आखिरी बात जब उनसे हुई, आपने मुखातिब से किया? उन्होंने मुझे फोन किया था, मुझे अब याद नहीं कि कैसे मुखातिब किया, लेकिन आपको मियां साहब भी कहा था। लेकिन ऐसा भी होता देखा है मैंने कि जब वज़ीर आज़म कभी GHQ में जाए तो ये गालिबन टोपी भी इसलिए नहीं पहनते, अपनी कैप इसलिए नहीं पहनते कि वज़ीर आज़म को सलूट ना करना पड़े। आप शायद ये इसकी माजी में मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं कि वज़ीर आज़म इन चीज़ों को नोट करते हैं।
ये नोट किया जाता है ये मामला, लेकिन ये बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि आज तक फौज के जर्नलों ने, ये जो खास तौर पे वो टोला जिसने मार्शल लॉ लगाया है, उन्होंने आज तक एहतराम सीखा नहीं है इनका। वज़ीर आज़म का सही दिल से एहतराम नहीं किया। सियासत अपना खड़ी फैसला ये करे कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है, पाकिस्तान को पाकिस्तान को डगर पे डालना कैसे है, पाकिस्तान को अपनी मंजिल की जानिब कैसे रवा दवा करना है, और फिर फौजी हुक्मरानों को ये सबक सिखाए। आपका काम अपनी बैरक्स में रहने का है, आपका काम पाकिस्तान का दिफा है। कौन सिखाए सबक? आपका काम पाकिस्तान का दिफा है, आपका काम आइन को तोड़ना, पार्लियामेंट को तोड़ना नहीं है। सियासतदान कौन सिखाएगा? आप सियासतदान, मैं बात कर रहा हूं सियासी पार्टी या सियासतदान, और फिर कौम की सपोर्ट के साथ। आप मुझे बताएं 16 करोड़ अवाम ने इस असेंबली को चुना है, जो इस वक्त मौजूदा असेंबली पाकिस्तान की जो है, जिसको कौमी असेंबली कहते हैं, कौन सा जनाब इसके पास मैंडेट है जिसका कि आज वो पूरा कर सकते हैं? इस असेंबली को घर भेजने का फैसला 3 जर्नैल कर सकते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। बावर्दी जर्नैल पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम के मैंडेट को ऐसे अपने पांव तले रोन सकते हैं। क्या ये सिस्टम लेके पाकिस्तान में चलना? क्या इस पे मैं सौदेबाजी करूं? नहीं, आप मुझे बताइए कि एक वजीर आजम, आज जो वजीर आजम है उसकी क्लर्क से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है, बल्कि क्लर्क भी जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजीर आजम को तो एक लाइन लिखने का इख्तियार नहीं है। आप जाएंगे से मिल रहे हैं, वारू लगारी से मिल रहे हैं, से वो मिलती रहे। गोरी साहब वो भी कह रहे हैं और बिलावल ये भी कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो फेल हो गया। ठीक है, आर्मी चीफ ने कल कहा कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिलावल जो है वो कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान, मतलब मैंने कहा ना, वो बिलावल को अगर खुद सियासत करने की इजाजत दी जाए तो बिलावल बहुत अच्छी सियासत कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बिलावल जहां आगे जाते हैं 2 कदम आगे जाते हैं, फिर वो 3 कदम पीछे खींच लिया जाता है। बिलावल को उससे निकलना होगा अगर वो निकल पाए। ठीक है, और ना किसी के पास वक्त है दुनिया में, रियासतें आगे बढ़ रही हैं, मामला पेचीदा हो रहे हैं। मैं समझते हैं लोग, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका में नई स्टैब्लिशमेंट, यूरोप, इंडिया, चाइना और बहुत खड़े हैं, बजाय इसके कि आप इधर ही ये बल्दी सखावत और इख्तियारात और इस चोरी चकारी, इसी से मुल्क नहीं निकल पा रहा। बात सर ये है कि इंडिया जा रहे हैं सरताज अजीज साहब जी। इंडिया में तो गालियां पड़ रही हैं, वो तो गालियां दे रहे हैं, वो प्रॉपर गालियां, वो बैशिंग की तैयारी है। वहां ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या बुलाना चाहिए सरताज अजीज को या नहीं बुलाना चाहिए, हम क्यों बुला रहे हैं, ये टोन है वहां पे। हमारे यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब उनको भेज रहे हैं, जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब को इख्तियार है मुकम्मल, वो वजीर आजम में इलेक्टेड, लेकिन सवाल ये है कि अगर वहां जाकर सरताज अजीज साहब को गालियां पड़ती हैं तो वो गालियां किसके, क्या बात क्या होगी कि पाकिस्तान के जो सफीर आए थे या मुशीर आए थे, जो भी आए थे, उनके साथ ये हुआ, खबरें तो ये लगेंगी। जवाब कौन देगा? उनका बंदा आया था यहाँ पे, जरा सी बात चौधरी निसार ने की थी, वोट के चला गया था, देखा था, छोड़ के वो निकल गया था। क्या सरताज अजीज करेंगे? किसी ना किसी को बात करनी है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना जिद पे हैं, एक जिद मोड होता है ना कि बात नहीं सुननी। मुझे आप ये बताएं कि अब कौमी सलामती का इजलास कैसे होगा? डॉन लीग्स हल नहीं होती, या यानी 2 ही चीजें होंगी ना, या तो ये कि मट्टी पाव क्या होगी, मट्टी पाव तो हो ही नहीं सकता ना, क्या मट्टी पाव? जब तय हो गया था कि पकड़ना है तो फिर क्या हुआ, कौन आया बाहर से, छोड़ दें उस चीज को। आप मुझे ये बताएं कि उसके ऊपर या तो एक खामोशी इख्तियार कर लीजिए, खामोशी इख्तियार तो नहीं होगी। अच्छा, फौज कर भी दे खामोशी इख्तियार, इस तरफ से खामोशी नहीं होगी, ये बोलते रहेंगे देखें हमारे वो देखें क्या किया था, वो क्या कॉलम छपेगा, ये हो गया था, प्लान हो गया था। ये यहां से चूंकि छेड़खानी रहेगी, इसलिए उसकी वजह से वो एक हद तक खामोश, और वहां ज्यादा, जो मैंने कल भी बात की थी कि इस दफा वहां पर जो है वो शदीद, यानी वो तंग आ चुकी है एस्टेब्लिशमेंट, या लोग जो बात कर रहे हैं कि ये क्यों, ये हम मौका दे रहे हैं, बार बार मौका दे रहे हैं, और आगे, और ये क्यों इस बात पे तुल गए हैं, जो मैंने बात की थी पहले भी,
کہ اگر ملک میں خدا نہ خواستہ جمہوریت لپیٹ دی گئی تو اس کا ذمہ دار فوج نہیں ہوگی، میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. وہ چاہ بھی غالباً یہ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ پاناما کیا ہے، پاناما کا جو مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ بارے ثبوت کیا چیز ہے؟ یہ بارے ثبوت کیا ہے؟ بارے ثبوت کہنے بارے ثبوت عام لوگوں تو جو بارے ثبوت کیا ہے، ایک گاڑی جا رہی ہے سڑک پہ، پولیس روک لے، گاڑی کی تلاشی لیں، گاڑی کی ڈگی میں سے نکلے 10 کروڑ روپیہ، اسلحہ، چرس، ہیروئن یہ برآمد ہو جائے، ٹھیک ہے. پولیس والے پوچھیں ڈرائیور سے کہ یہ بتاؤ یہ کہاں سے آیا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ یعنی اس کو کہنے بارے ثبوت کس پہ ہوتا ہے؟ جس کے پاس سے مال برآمد ہو اس سے پوچھتی ہے نا پولیس. اب وہ ڈرائیور کہے کہ ایک منٹ یہ تو میرے بچے کا ہے، بچہ کہے کہ نہیں یہ تو میرے اس کا ہے، وہ کہے وہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، وہ کہے کہ نہیں یہ تو پڑوسی نے دیا تھا، وہ کہے ہمیں سہیلی نے دیا تھا، وہ کہے اس نے دیا تھا، کہ آنٹی نے، چچا نے، ماما نے، تایا نے. آخر پولیس والا کہے ایک منٹ ٹھہرو، تم سب کے بیانات تو الگ الگ ہیں بھائی، یہ سامان برآمد ہو گیا پڑا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ بارے ثبوت کس میں جاتا ہے؟ دیکھیں نا جس کے مسروقہ سامان جو پکڑا گیا ہے وہ بتائے گا نا میرے پاس سامان کہاں سے آیا ہے. اچھا جب یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا سارا تو انہوں نے کہا نہیں ایک منٹ ٹھہرے، یہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ تو سامنے قطری ٹیکسی نہیں جا رہی، وہ ٹیکسی والا دوسرا، وہ ٹیکسی والا، اس ٹیکسی والے نے میں دیا ہے اور دیکھیں وہ ٹیکسی والے کا خط ہے. تو میں نے کہا اچھا ٹیکسی والے کو پکڑا، بھائی تم نے دیا تھا ان کو اسلحہ، چرس ان کی. انہوں نے کہا ہاں وہ میرے پھپھا کے، ماموں کے، تایا کے بچے کی خالہ نے وہ جو سبزی تھی نا بہت بڑی دکان تھی ایک سبزی کی اور بڑا اس میں رش ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا وہ تھا، اس کو بیچا تھا اور اس سے یہ اسلحہ خرید کے ان کو دے دیا تھا ہم نے گفٹ. اب تحقیقات ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے وہاں سبزی کا ٹھیلا ہی نہیں تھا. یعنی اب یہاں یہ حکومت کہہ رہی ہے نہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ طے کریں کہ وہ جو اسلحہ ہے وہ بچوں کا ہے یا بارے ثبوت، یعنی ثبوت تو آپ نے دینا ہے نا کہ آپ کی گاڑی میں سے سامان برابر رکھا ہوا ہے سامان، وہ کہاں سے ہے، وہ کس نے؟ پولیس یہ پوچھ رہی ہے نا ڈرائیور سے اور سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب نے الگ الگ بیان بھی دے دیے. تو یا تو سارے کے سارے ایک ہی ہوتے ہیں نا. وہ کہتے جی یہ ہمیں زمین کھودی تھی اس میں سے نکلا تھا، ختم ہو جاتی بات. اور سب نے جو جھوٹ بول لیا پولیس والے نے پکڑ لیا. یہ یہاں پہ اٹکا ہوا ہے پاناما. اور وہ مطمئن نہیں. اچھا ایک بات آگے جانے سے پہلے یہ اب کیا ہونے لگا ہے کہ 30 تاریخ کو چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور یہ میرے نیو یارک میں فلیٹس تھے، ثابت تو نہیں ہوا. کون سا ثابت ہوا؟ میں تو بیٹھا ہوں کرکٹ بورڈ میں، میری تو عادت ہے مجھے گالیاں دیں، جوتے مارے لوگ، مجھے تو میں تو ہوں ایسے ہی. یعنی یہ دلیل یہ ہے کہ ثابت نہیں ہوا. میں نے تو قتل کیا تھا، ہاں کیا تھا، ثابت تو نہیں ہو سکا. قتل میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے کیا ہوگا، عدالت میں کیسے ثابت ہوگا؟ یعنی اگر آپ کی یہ لاجک ہو کہ چور تو ہوں میں، ڈاکو تو ہوں بہت بڑا، عدالت میں تو نہیں ثابت کر سکتے آپ. اگر آپ کی یہ لاجک ہو، اگر آپ اس کے اوپر حکومت کریں، حکمرانی کریں آگے، اور آپ چاہیں کہ پوری کی پوری دنیا، پورا یہ جو عالم ہے، عالم اسلام ہے یا آپ کے بالکل ماتحت ہو جائیں سارے، ایسے نہیں چلتا، ایسے نہیں چلتا. اب یہ معاملات کو جہاں لے کے جائے، سب سے پہلے میرا خیال ہے اگر کوئی میاں صاحب کو سمجھا سکتا ہے، نہ ان کے بھائی سمجھا سکتے ہیں، درباری ان کو گرانے کے چکروں میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے آگے جا کے اگلے دربار میں بیٹھنا ہے انہوں نے، اور پھر یہ کہنا ہے کہ دیکھیں دربار میں ٹوٹ کے آ گئے تو دیکھیں ہم کتنے زبردست ہو گئے، میاں صاحب کے درباری آ گئے ہمارے ساتھ. اگلے سیٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگلے سیٹ میں کہتے ہیں پچھلے درباری ٹوٹ کے آ گئے، وہ جی آ گئے دیکھو نا ہمارے ساتھ آ گئے، گڈی گڈی ہو گیا سارا، وہ پھر گاڑی چل پڑی ان کی. اس طرح سے ریاست نہیں چل رہی. ریاست جو ایک ریاست ہے نا، وہ ریاست آگے نہیں چل پا رہی. مردم شماری، اب مردم شماری سپریم کورٹ کہہ رہی، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ لوگ کتنے ہیں. میں کہوں کہ 50 کروڑ ہیں، وہ کیونکہ 30 کروڑ ہیں، کیونکہ 32 کروڑ ہیں، کیونکہ نہ مردم شماری ہو رہی ہے. مردم شماری کے بعد الیکشن نہیں ہو سکتا. جو میں اپنی چیف سے ریمارکس پڑھے آپ جی، بہت سخت ریمارکس تھے ان کے. ریمارکس کیا جملہ تھا؟ سیاسی جماعتیں اسٹیٹس کو چاہتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ ٹی وی پروگرام نہیں دیکھتے. وہ کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتیں اسٹیٹس کو نہیں، اسٹیٹس کو توڑنا نہیں چاہتی. چیف جسٹس صاحب کی ریمارکس ہیں. اور مردم شماری کے بغیر الیکشن جو ہیں وہ ایک فراڈ ہوں گے یا بیکار ہوں گے، اس طرح کی بات. مجھے یقین ہے کہ وہ ٹی وی پروگرام نہیں دیکھتے کوئی. بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی یہ ملیل ختم ہو گیا ہے،
یہ یہاں سے کرنگی شروع ہو گئی ہے, یہ اچھرا ختم ہو گیا, یہ فیصل آباد کا کون سا حلقہ ہے, یہاں پہ رحیم یار خان, یہ انہوں نے خود بانٹے ہیں, یہ انہوں نے خود بانٹ لیے ہیں پچھلے چند سالوں میں کہ یار یہاں سے ایک سیٹ میری بھی نکال لو یا 2 سیٹیں تم اپنی نکال لو. ایسے جب تک 3 احتساب, یہ آپ کی دوبارہ سے جو سیٹیں انہوں نے خود نکالی ہوئی ہیں اپنی مرضی سے, اور مردم شماری, آپ کو لوگ ہی نہیں پتا اب کیا جا کے ورلڈ دنیا کے سامنے کیا. اور تیسری بات احتساب کے یہ کیسے ممکن ہے کہ جی چور تو میں تھا, ڈاکو تو میں تھا, قاتل تو میں تھا, ثابت نہیں ہوا نا. دلیل دیکھیں آپ, یہ نہیں کہ میں نے قتل نہیں کیا, یہ نہیں, دلیل یہ ہے کہ ثابت کرو نا کہ میں قاتل ہوں. دیکھیں ہمیں تو عدالتوں نے, ہمیں تو تھے تو کیا ہوا, عدالتیں تو ثابت. اگر یہ دلیل بن جائے کسی معاشرے میں, اگر یہ دلیل ہو کہ میں قاتل ہوں, میں مانتا ہوں, میں ثابت نہیں کروں, ثابت کر کے دکھا دو میں قاتل ہوں, میں نے مارا ہے, تو یہ اگر دلیل ہو اور حکمرانوں کی دلیل ہو تو مجھے بتائیں کہ ریاست کیسے چلے گی. آپ کس طرح سے کھڑے ہو کے آپ یہ کہیں گے کہ یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں یہ میری بات سنیں, میں ان کی یہ, اور یہ میاں نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے, ادھر سندھ کے اندر کھپ پڑی ہوئی ہے, وہ سندھ چھوڑ کے وہ پنجاب کے اندر بنیادی ایشو تھر کے بچے مر رہے ہیں, وہ تھر کے بچے مر رہے ہیں. وہ ایان علی کا آج پھر مسئلہ رولا پڑ گیا, وہ 2 جج جو ہیں وہ ان کے اختلاف پیدا ہوا, ایان علی ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں. مجھے بتائیں ڈاکٹر عاصم کا کیس کیا ہے, ڈاکٹر عاصم کا یہ کیس, ڈاکٹر عاصم کا مقدمہ کیا ہے, ان کا جو دہشت گردی والا مقدمہ ہے اس میں کیا ہے کہ رینجرز نے ہاسپٹل کے ریکارڈز کو ٹیمپر کیا. کتنا خوفناک الزام لگا رہے ہیں ڈاکٹر عاصم کے وکیل صاحب. یہ ختم ہو سکتا ہے, رینجرز تو رہے گی نا اپنی جگہ, آپ ڈی جی رینجرز کو بھیج دیں, رینجرز تو رہے گی. اس کو باقی قرارداد جماعتیں کس طرح دیکھیں گی؟ یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان فیل ہو گیا, اس لیے فیل ہو گیا کہ آپ اندرون سندھ گھسنے نہیں دے رہے ان کو, آپ پنجاب جانے نہیں دے رہے ان کو, آپ نیکٹا کو بننے نہیں دے رہے, ٹھیک ہے نا, آپ قلعدم جماعتوں کو ان کی سرپرستی کرتے ہیں بیٹھ کے, اور پبلک میں آ کے آپ سو کال لبرل بن جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ ان معاملات کو حل نہیں کریں گے, اور پھر اس کے بعد آپ, میں چاہتا ہوں بھارت سے دوستی ہو, میں چاہتا ہوں بھارت سے زبردست لوگ ہیں. بھارت میں اس وقت سرکار کون سی بیٹھی ہے, میرا مسئلہ انڈیا نہیں ہے, میرا مسئلہ مودی سرکار ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ وہاں پر ایک طالبان کی حکومت بٹھا دیں, ایک ہندو طالبان بٹھا دیں والے جا کے, دیکھیں نا وہ ایک, یعنی ایک قتل کا بنائی ہوئی ہے ہم نے اپنے ملک کو, وہاں لوگ بیزار ہیں. اب وہاں پر آپ جو ہے وہ جا کے بات کریں, آپ بالکل کریں, میں چاہتا ہوں ڈائیلاگ ہو, میں چاہتا ہوں لیکن ماحول نہیں ہے. وہاں کے لوگ چاہتے ہیں ڈائیلاگ ہو, انڈیا کے لوگ بے شمار میجورٹی انڈیا کی چاہتی ہے کہ ڈائیلاگ ہو, لیکن وہاں کی جب گورنمنٹ نہیں چاہ رہی تو آپ نے پیروں میں گر کے ان کے ضرور مقابلہ کرنا ہے, اپنا بھی اور ملک کا بھی کروانا ہے. آپ مشورہ کسی جگہ اخبار پڑھ لیں, مشورہ کر لیں, ان کے ٹی وی چینل, میوزک چینل آپ دیکھتے ہیں, کوئی نیوز چینل بھی دیکھ لیں کسی وقت, وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں اس وقت, آپ سے مراد ملک کو گالیاں دے رہے ہیں اس وقت. آپ کہہ رہے ہیں جو ٹرمپ نے فون کیا, وہ فون آیا تھا کل تو کل رات کو, امیزنگ ورک اور بہت ساری تعریفیں کی ہیں, ٹریفک گائے, وزیر اعظم کو کہا ہے انہوں نے. نہیں آپ دیکھیں نا, اب وہ آپ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے واشنگٹن پوسٹ کیا لکھ رہا ہے, آپ انڈیپینڈنٹ کیا لکھ رہے ہیں, سی این این کیا, پرانے بیان بھی لکھے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے جس طرح اس کو اچھالا ہے, آپ واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, انڈیپینڈنٹ, سی این این, فاکس, میں کیا کہوں. بات یہ ہے کہ وہ ٹرمپ نے یعنی سارا ان کے آئے ہوں گے نا نام کے, آپ فون کر لیں, مجھے نہیں پتا کیا انہوں نے کہا کہ جو اچھا یہ جو پریس ریلیز جاری ہو رہی ہے یہ دنیا کے اخبار لکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ دنیا بھر کے اخبار لکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں وہ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر امیزنگ ہے پاکستان کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ, اور یہاں کی جو پریس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایشو کیا, اس میں انگلش بھی غلط ہے, اس میں گرامر بھی غلط ہے, اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کی جو بھی مسئلے ہیں تمہارے, تمہیں موٹر وے بنانی ہے, تمہیں قرضہ معاف, جو بھی سے مطلب جو بھی مسئلے ہیں تمہارے, تمہیں کتنے ہوائی جہاز چاہیے, تمہیں کوئی ٹرمپ ٹاور بنوانا ہے رائیونڈ میں, تمہیں کیا کرنا ہے, تم جو تمہارے مسئلے, قرضہ, یہ وہ, تمہیں میں مطلب کہ فلیٹس دے دوں F-16 کے, جو تمہارے مسئلے ہیں وہ میں حل کر دوں گا نواز شریف صاحب, کیونکہ تم میرے ایک آئیڈیل ہو,
تم ایک زبردست, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب اچھا وہ پھر اس کے بعد یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں بقول وزیر اعظم ہاؤس کے, اس کے بعد جو دنیا میں تماشا اٹھا ہے اس بات کا, اب وزیر خارجہ, وزیر اعظم ان حالات میں, اور عمران خان آگے کہہ رہے ہیں ٹرمپ بھی آ جائے تو بھی نہیں بچا سکتا پاناما سے. یعنی اب دیکھیں نا, وہ اس نے کہا نواز شریف میں فون پہ حاضر ہوں, ٹرمپ لیٹر, ہاں نہیں تم ٹرمپ لیٹر, تم مجھے بس فون کرنا, میں حاضر ہوں نواز شریف, اینی ٹائم, کسی وقت مجھے فون کرو نواز شریف, میں تمہارے آگے, پوری دنیا ایک کھڑے. وزیر صاحب کے خلاف میں کبھی کسی سے نہیں ملا, میں نے کبھی جناب سنیں, آپ دیکھیے یہ فوج کا بدنصیبی ہے کہ فوج کی جو لیڈرشپ ہے نا, اس کا یہ کردار رہا ہے پاکستان میں, یہ آئی ایس آئی کا کردار رہا ہے پاکستان میں کہ وہ خود دانا ڈالتے ہیں, بلواتے ہیں سیاستدانوں کو, اور ان کو جو ہے وہ نئے نئے سبق سکھاتے ہیں. یہ بدنصیبی ہے ملک کی, اور اس لیے تو پاکستان آگے بڑھ نہیں سکا, اس لیے تو ملک ٹوٹ گیا, پہلے 25 سالوں میں پاکستان ٹوٹ گیا. آپ ڈاکٹر صاحب آپ ماضی کو دیکھیے آپ, اگر, اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر وہاں پہ مجیب الرحمان صاحب کا مینڈیٹ تسلیم کر لیتی اس وقت فوجی لیڈرشپ, تو کیا پاکستان ٹوٹتا؟ پاکستان توڑنے والے کون ہیں؟ اور پھر کتنی پاکستان کو بدنامی ہوئی جب وہاں پہ مشرقی, آپ پہلے بھٹو صاحب کے اوپر ڈالتے تھے, آپ فوج پہ ڈال رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ بھی تو سیاست آپ ڈالتے رہے ہیں اپنے جلسوں میں کہ بھٹو نے ملک توڑا. آپ میاں صاحب آپ کہتے رہے, آپ فوج کو. ڈاکٹر صاحب اچھا چلے اس موضوع پہ نکلتے ہیں. سب سے زیادہ افسوس آپ کو کس کے جانے کا ہوا؟ میاں صاحب آپ کو ایک ذاتی سوال, سب سے کس ساتھی کے چھوڑنے کا زیادہ افسوس ہوا؟ یہ وہی طبقہ ہے, یہ اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ فوجی عامر ذمہ دار ہے پاکستان کی تباہی بڑھ. جی ڈاکٹر صاحب یہ انٹرویو دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہاں سے میاں نواز شریف صاحب کو باہر صورت آگے نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے, باہر صورت آگے نکلنا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ اس وقت جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں, دیکھیں نا پورا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے, ان کا میڈیا سیل لگا ہوا ہے, گالیاں, یہ سارا, راہیل شریف صاحب چلے گئے. اچھا میں نے 4 مہینے پہلے بات کی تھی کہ جانے والے کو عزت سے جانے نہیں دینا, آنے والے کو آرام سے آنے نہیں دینا. برابر یہ اور میں کب سے کہہ رہا ہوں, کوئی وجہ ہے میں کہہ رہا ہوں, کوئی وجہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں. کیا بہت سے ہمارے ساتھی ہیں ان کے پاس خبریں ہیں, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہوگی, میرے پاس بھی 2-4 خبریں ہوتی ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میاں سب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایشو ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے. میں پہلے کہہ دیتا ہوں, باقی سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب اچھا ہے, سب اچھا ہے. جب راہیل صاحب شریف چلے گئے, اب سب میرے بڑے محترم صحافی دوستوں کو یاد آ رہا ہے کہ یہ ہونا تھا, یہ ہونا تھا, یہ ہونا. میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا تھا, جب راہیل شریف موجود تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور ان کا مسئلہ خراب ہے, اور اس وقت سارے کے سارے مل کے گالیاں دے رہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے رہتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں تو کہتے رہتے ہیں. اب وہ چلے گئے تو ان سب کے پیڑ جو ہے نا اچانک پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے, تو اٹھ گئے, وہ ممیز نکل آئی قبر سے. بات یہ ہے کہ میں پہلے کہتا ہوں, جو آج واقعہ پیش آیا, آپ آج اس کو کہہ دیں تو وہ خبر ہے, اس کے بعد وہ قصہ کہانی واقعہ ہوتا ہے جو آپ بیان کرتے ہیں. آج کی بات آج بیان کریں. آج کی بات یہ ہے کہ چیف آف جنرل اسٹاف نہیں ہے. زبیر ریاض صاحب جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ ہو گئے, وہ عہدہ خالی ہے. اشفاق ندیم اس کو پور ہونا چاہیے, وہ عہدہ خالی نہیں رہ سکتا. وہ ایک فنکشنل, ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو بالکل ایک, یعنی آپ سمجھ لیں نمبر 2 ہے فوج کی, نمبر 2 ہے فوج میں, آرمی چیف کے بعد وہ جگہ بڑی, یا نمبر 3 ہے جیسے بھی, وہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ 2 جو سپر سیڈ ہو گئے جنرلز, ٹھیک ہے, انہوں نے ریزائن نہیں کیا ابھی تک. جنرل اشفاق ندیم صاحب نے اور جنرل رمدے صاحب نے, جاوید رمدے صاحب نے, انہوں نے ابھی تک ریزائن نہیں کیا سپر سیڈ ہونے کے باوجود. اور اگر وہ ریزائن نہیں کرتے تو وہ 17 اگست یا اگست کی کوئی اور تاریخ 2017 تک, اگست 2017 کی, یعنی اگلے سال کے اگست تک وہ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ موجود رہیں گے. کور کمانڈر ہوں گے یا کہیں اور جائیں گے میں نہیں جانتا, لیکن وہ موجود رہیں گے. جو بڑے انیوجل بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف یعنی میاں وزیر اعظم صاحب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ زرداری صاحب نے, اچھا زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ میں آپ بریک پہ ٹائم ہو رہا ہے صرف جو لگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن اس لیے دی تھی کہ یعنی صاحب کو نہیں دیتا تو نیچے پیچھے آنے والے ماشاء اللہ لگا دیتے. یعنی پیچھے آنے والوں کو اب لسٹ میں نکالوں تو میں سوچوں کہ اس میں سے کون سے لوگ مشرف کی طرح ماشاء اللہ, یہ مجھے نہیں, میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے سیویلینز
یہ کیوں اس وقت کر رہے ہیں کہ حالات برائی کی طرف جائیں, ٹھیک ہے. اور یہ مستقل میں کہہ رہا ہوں, اور اب یہ مزید اب جو چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں اخباروں میں ہر طرف, وہ چیزوں کو برائی کی طرف لے جائیں گے. بریک لیں, میں اس کے بعد بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مزید سیاسی خبروں پہ آپ سے تبصرہ لیں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود. کون سہے گا ان 4 کا وار, گفتگو بے مثال, خیالات با کمال, ان سے الجھنا ناممکن. پاکستان میں پہلی بار ان کی خبریں, ان کا شو, یہ لائیں گی سامنے اصل ہیروز کو اور سنیں گی فریاد, کریں گی ہیلپ لائن کا آواز. سپر انداز, سپر سٹائل, نیوز الرٹ وتھ سپر وومن, روزانہ شام 4 بجے صرف بول نیوز پر. اب 3 منٹ میں تمام خبریں بر وقت آپ تک. 15 بڑی خبریں ایک ساتھ. 3 میں 15 پاکستان کا نمبر 1 بلیٹن. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہونے والی رائے شماری میں شمالی کوریا کی کوئلے کی برآمدات پر قدغن لگانے کا ارادہ کیا گیا ہے. شمالی کوریا 60% زر مبادلہ کوئلے کی برآمد سے حاصل کرتا ہے اور کوئلے کی برآمد سے سالانہ $70 کروڑ آمدن ہوتی ہے. ان پابندیوں کے بعد شمالی کوریا کو مالی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تانبے, چاندی اور زنک کی برآمد پر بھی پابندی عائد کی جائے گی, جن سے شمالی کوریا سالانہ $10 کروڑ حاصل کرتا ہے. لغاری کے تجربے کا نچوڑ, عامر کا 2 ٹوک نقطہ نظر, نبیل کا دلچسپ انداز, ماریا کی سچی کھری بات. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, چودھری نثار صاحب وطن لوٹے ہیں صحت یاب ہو کے, تو ایک دم سے یہ بلاول کے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے. گو نثار, السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں نوین جان. دن بھر کی اہم خبریں آج پروگرام میں شامل کریں گے. سب سے امپورٹنٹ, سپریم کورٹ کی جانب سے جو مردم شماری کے حوالے سے ایک بیان آیا ہے. چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 15 مارچ تک مردم شماری ملک بھر میں کرائی جائے, اور اگر نہیں کرانا ہے تو وزیر اعظم خود عدالت آئیں اور اس کی وضاحت پیش کریں. اس کے علاوہ آج وزیر اعظم سے ملاقات کر لی ہے سرتاج عزیز صاحب نے, اور وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے لیے امرتسر بھی جا رہے ہیں. تازہ ٹویٹس بھی ہم شامل کریں گے. گو نواز گو کے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, گو نثار گو کے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے. اس پر ہم تبصرے کے لیے بات کریں گے ڈاکٹر شاہد مسعود سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی, اور ڈاکٹر صاحب, یہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے جو بیان آیا ہے بہت سخت ہے, مردم شماری نہیں کرا رہی حکومت. دیکھیں, بنیادی ایشو پہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ مردم شماری بھی بہت بنیادی معاملہ ہے. ایک معاملہ حل نہیں ہو رہا, اور وہ معاملہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا اور پاکستان کی عسکری قیادت کے درمیان معاملات کا. صحیح. یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کہوں گا, اسٹیبلشمنٹ میں فوج نہیں ہوتی, یہ ذہن رکھیں. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ایک بہت وسیع تر, اس میں بزنس گروپس بھی ہوتے ہیں, اس میں میڈیا ہاؤسز بھی ہوتے ہیں, اس میں بینکس بھی ہوتے ہیں, اس میں ڈپلومیٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں فوج بھی ہو سکتی ہے. وہ ایک بہت بڑا ایک وائڈ ٹرم ہے اسٹیبلشمنٹ. کئی سابق وزراء ہوتے ہیں, موجودہ وزراء نہیں ہوتے. اگر ہم پوچھیں شریف الدین پیرزادہ صاحب ایک اسٹیبلشمنٹ ہے تو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن اگر ہم اسے پوچھیں کہ پرویز رشید صاحب وزیر قانون رہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگا نہیں. تو اسٹیبلشمنٹ ایک الگ میرے خیال سے سبجیکٹ ایک بعد میں ڈسکس کروں گا کہ اس میں فوج بھی بہت ایک وسیع تناظر میں لفظ استعمال ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے, جمہوریت نہیں, اور بلکہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت سے مراد میاں نواز شریف صاحب فرد واحد, اس میں شہباز شریف صاحب کو بھی ہٹا دیں, اس میں باقی اکثریت ان کے وزراء کی ہٹا دیں, سوائے وہ لوگ جو میاں صاحب کو ایک بالکل اندھے کنویں کی طرف لے کے جا رہے ہیں, بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں. فواد حسن فواد, چیئرمین کرکٹ بورڈ,
उस्ताद मोहतरम इरफान सिद्दीकी, जिनका कुछ नहीं जाने का, जिन्होंने भागना है, इधर जाना है उधर जाना है, किसी ने कॉलम लिखना शुरू कर देने, किसी ने जाके पता नहीं सिविल सर्विस, ये ऐसी ये फजूल तबका। लेकिन ये मियां नवाज शरीफ साहब की सोच को एक खास जगह पे ले जा रहे हैं। कुछ मियां साहब की सोच पहले से थी, कुछ अब आ गई, और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को या फौज के साथ उनके मामला ठीक नहीं है, नहीं होंगे और नहीं हो सकते। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स, बिल्कुल ये कुछ भी कर ले मियां साहब, उस मियां साहब के सामने आज भी जो तारीख लगी होगी कैलेंडर में, वो 12 अक्टूबर 1999 है, या उससे भी शायद पहले। मैं नहीं जानता कौन सा मरहला था कि मियां नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक साहब, गुलाम जिलानी साहब, बाकी सारे लोग, वो कौन सा लम्हा था जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये समझा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेनी है मैंने, और मैंने लड़ना है और इनको खत्म करना है और जबरदस्त करना है। वो कौन सा उस मरहले से मियां साहब, वो कौन सा नुक्ता था, वो कौन सी कब हुआ ये तारीख में, मैं नहीं जानता, क्योंकि ये 12 अक्टूबर से पहले भी था। लेकिन ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या हुआ? क्योंकि मियां साहब तो मुस्तकिल इक़्तिदार में रहे हैं, मियां साहब का भी प्रॉब्लम्स नहीं है मियां साहब पे। जलावतनी के दौरान भी मियां साहब देखे ना, ये मिले जो स्टील मिले और ये सारा खेल जलावतनी में हुआ है ना, 2004 2005, ये क्या था? तो मियां साहब को प्रॉब्लम नहीं रही, उसके बावजूद मियां साहब का कोई इशू ऐसा है जरूर। अच्छा, अब इस वक्त मसला ये है कि ये बात मैं 3 महीने से कह रहा हूं। आज हामिद मीर साहब के कॉलम आया अखबार में, ठीक है, हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि उसमें, हामिद मीर एक बड़े वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, और वो ये कह रहे हैं कि राही शरीफ साहब तौसी चाहते थे, नहीं चाहते थे, किसी वजीर ने उनसे कहा कि आप कहो तौसी होनी चाहिए वरना माशाल्लाह लग जाएगा। अच्छा। तौसी तो नहीं हुई, फिर माशाल्लाह भी नहीं लगा, खुदा जाने क्या हुआ। मैं हामिद मीर साहब से मिलूंगा तो मैं हामिद मीर साहब से पूछूंगा, हामिद मीर साहब जो है वो, मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगा, वो बस वो कुछ कह देते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, फिर वो हट जाते हैं पीछे। बहरहाल बड़ा नाम है, मैं उस पर क्या, उनसे दोस्त भी हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन उनका कॉलम आज पढ़ने लायक है जंग अखबार में। वो कह रहे हैं कि तौसी चाहते थे राही शरीफ साहब, और हुकूमत कहती थी तौसी नहीं मिली तो माशाल्लाह लग जाएगा, 3 साल 1 साल, फिर जरदारी साहब ने वापसी का ऐलान कर दिया मुल्क में, तो राही शरीफ साहब को यकीन हो गया कि मुझे तौसी नहीं मिलेगी। जरदारी साहब के ऐलान पे, जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया मैं वापस आ रहा हूं, तो राही शरीफ साहब को पता चल गया कि मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए मामला ठुस हो गया। जावेद चौधरी साहब ने कल कॉलम में लिखा था, उसमें वो कह रहे थे कि जमहूरियत चली जाती अगर एक बड़ी बिजनेस शख्सियत जो है वो इस्लामाबाद में आके 8 करोड़ रुपया ना अदा कर देती किसी को, तो करोड़ रुपए की जमहूरियत है पाकिस्तान में। मतलब मैं इस वक्त पीछे जो भी ये मामलात हैं, ये मुझसे बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, ये बड़े वेल इन्फॉर्म लोग भी हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हैविंग सेड दैट, जावेद चौधरी साहब आज एक कॉलम लिखा है, उसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा। वो कह रहे हैं आई एम द बॉस। ये वो बात है जो बात मैं कहना, मेरा ख्याल था कि मैं इसको ना कहूं, लेकिन चूंकि जावेद चौधरी साहब ने लिख दिया तो इसलिए अब मैं इसको यहां पे दिखा रहा हूं। वो मैं अगर कह देता ना पहले बात तो मुझे गालियां पड़नी शुरू हो जाती, तो मैं जावेद चौधरी साहब को अब शेयर करता हूं कि जावेद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। वो कॉलम का टाइटल आई एम द बॉस, फिर वो लिखते हैं कि एक साहब के साथ उनकी बात हुई, जावेद चौधरी साहब एक बता रहे हैं किसी से उनकी बात हुई, तो वो साहब कहने लगे जावेद चौधरी साहब को कि 26 नवंबर की मिसाल लो, वजीर आजम ने उस दिन नए आर्मी चीफ कमर बाजवा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद हियात को पहली मुलाकात के लिए बुलाया। वजीर आजम से पहले फौज के आला हुकाम को अपने साथ सोफे पर बिठाते थे, लेकिन उस दिन वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे और दोनों जर्नलों को बारी बारी उन्होंने, वो सबको याद है, वो तस्वीर अभी की तो बात है, वो कह रहे हैं कि